नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी न्यूयॉर्क में दिए राहुल गांधी के बयान से घबराई बीजेपी की, पहलवानों के आंदोलन से बैकफुट पर आए बृजभूषण की, बात करेंगे खड़गे के सवालों से परेशान हुई मोदी सरकार की, मणिपुर के फिर खराब हुए हालात की, साथ ही जानेंगे कैसे सीएम अशोक गहलोत की योजनाओं ने बीजेपी को डाला मुश्किल में, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के दावे की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम की तस्वीर के साथ न्यूज चैनल को दिखाया, कहा यह है मोदी सरकार का कवच। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को लगा झटका, जमानत याचिका को किया खारिज। सिसोदिया ने मांगी थी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत। अमित शाह से दिल्ली में मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, एक साथ चुनाव लड़ने का लिया गया फैसला। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 240 अंकों की उछाल के साथ 62,787 पर हुआ बंद। निफ्टी 60 अंकों की बढ़त के साथ 18,594 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। न्यूयॉर्क के जेवियर सेंटर में दिए अपने भाषण से राहुल गांधी देश के साथ साथ दुनिया में छा गए हैं। उनका भाषण चर्चा में बना हुआ है। राहुल ने प्रवासी भारतीयों की मेहनत से लेकर उनके योगदान की जमकर तारीफ की, साथ ही मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की, और यह भी बता दिया कि कैसे पीएम मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने देर रात न्यूयॉर्क के जेवियर सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर देश को आगे की जगह पीछे ले जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी देश की गाड़ी को रियर व्यू मिरर में देखकर चला रही हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रही है। आरएसएस और बीजेपी पीछे की सोच रखते हैं। उनसे कुछ भी पूछो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये किया था। उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक से पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया। लेकिन जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय हादसा हुआ तो कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि ये अंग्रेजों की गलती से हुआ। कांग्रेस के रेल मंत्री ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल ने कहा कि इस समय भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। इसमें एक तरफ महात्मा गांधी है और दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे हैं। महात्मा गांधी मॉडर्न थी और वे आगे की बात करती थी। गोडसे कायर था, वो सिर्फ बीते हुए कल की बात किया करता था। भाजपा इस विचारधारा को मानती है। हम महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मानते हैं। कांग्रेस ने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं निकाला, ये हमारा स्वभाव है ही नहीं और ये ही हमारी ताकत है। हमने अपना व्यवहार नहीं बदला क्योंकि आप नफरत को नफरत से नहीं काट सकते। बीजेपी का काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का। यही नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। राहुल के बयानों से बीजेपी बैकफुट पर है तो वहीं पहलवानों के आंदोलन से भी बीजेपी सांसद बैकफुट पर है। बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के आंदोलन में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पहलवान अपने आंदोलन से पीछे हट गए हैं। लेकिन साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट आए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। यह खबर तब आई जब दावा किया जा रहा था कि बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान अपने बयानों से पलट गई है, जबकि उसके पिता ने इस खबर को गलत करार दिया और कहा कि नाबालिग पहलवान अपने बयान पर कायम है। तो वहीं देश के नेशनल मीडिया ने पूरे दावे के साथ ये खबरें प्रसारित कर दी कि पहलवान अपने आंदोलन से पीछे हट गए हैं। लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लिखा, ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूँ। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाई जाए। साक्षी मलिक के ट्वीट के कुछ देर बाद आंदोलन में शामिल पहलवान बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट करके आंदोलन वापस लेने की खबरों को फर्जी करार दिया। उन्होंने लिखा,
आंदोलन वापस लेने की खबरें कोरी अफवाह हैं। ये खबरें हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही हैं। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। पहलवानों के इन ट्वीट से साफ है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी तक पहलवानों का आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ये मुलाकात शनिवार देर रात करीब 11 बजे हुई थी। करीब 2 घंटे तक अमित शाह के घर पर हुई इस बैठक में क्या बात हुई है ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये मुलाकात खाप पंचायतों की तरफ से मोदी सरकार को 9 जून तक का अल्टीमेटम देने की बात हुई थी। पहलवानों के इस पलटवार से बृजभूषण को जोर का झटका लगा है। झटका तो आज खड़गे ने भी पीएम मोदी को दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक बार फिर ओडिशा रेल हादसे पर पीएम मोदी से सवाल किए हैं। इसके साथ ही खत लिखकर रेल हादसे को लेकर जिम्मेदारी तय करने को कहा है। और क्या कुछ कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खत लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने खत में रेल हादसे पर दुख जताते हुए पीएम से रेलवे में सुधार की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने खत में लिखा, मुझे खेद है कि रेलवे को बुनियादी स्तर पर मजबूत करने की बजाय खबरों में बने रहने के लिए सतही टचअप दिया जा रहा है। रेलवे को अधिक प्रभावी, अधिक उन्नत और अधिक कुशल बनाने की बजाय इसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। लगातार गलत निर्णय लेने के चलते रेल यात्रा को असुरक्षित बना दिया गया है और हमारे लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 288 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। इसी को लेकर अब खड़गे ने पीएम मोदी से कई सवाल किए हैं। उन्होंने पूछा है कि रेलवे में इस वक्त करीब 3 लाख पद खाली हैं। अकेले ईस्ट कोस्ट रेलवे में जहां ये दुखद दुर्घटना हुई है, उसी के करीब 8,278 पद रिक्त हैं। खड़गे ने कहा कि वरिष्ठ पदों के मामले में भी यही हाल है, जहां नियुक्तियों में पीएमओ और कैबिनेट समिति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 90 के दशक में 18 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी थे, जो अब घटकर 12 लाख रह गए हैं, जिनमें से 3,18,000 अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं, जिसकी वजह से लोको पायलटों को अनिवार्य घंटों से ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है। खड़गे ने सिग्नल प्रणाली को दुरुस्त करने पर जोर दिया है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 323वीं रिपोर्ट में रेलवे सुरक्षा आयोग की सिफारिशों के प्रति रेलवे बोर्ड की लापरवाही की आलोचना की थी। रिपोर्ट में सीआरएस की कमी बताई गई थी, लेकिन सीआरएस को मजबूत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। खड़गे ने अपने खत में रेलवे की और भी कई खामियों पर पीएम मोदी को ध्यान देने के लिए कहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब खड़गे ने अपने सवालों से मोदी सरकार को घेरा हो। इधर मणिपुर के हालात से भी मोदी सरकार को दो चार होना पड़ रहा है। मणिपुर में जातीय संघर्ष पर टकराव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात राज्य में एक बार फिर तनाव देखने को मिला। कांगचिंग जिले के सैरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों को निशाना बनाया। ये टकराव तब हुआ जब केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। मणिपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 मई से शुरू हुए जातीय संघर्ष के बाद ताजा मामला मणिपुर के कांगचिंग जिले के सुगरू में सामने आया है, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने एक कैंप को निशाना बनाया है। खबरों की माने तो इस कैंप में यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट की उग्रवादी सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ठहरे हुए थे। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि मणिपुर के कांगचिंग जिले के सुगनू से कांग्रेस विधायक रंजीत के आवास सहित कम से कम 100 घरों को निशाना बनाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह के 4 दिन के दौरे के बाद ही मणिपुर मामले को लेकर एक जांच टीम का गठन भी किया गया। इसके बाद दोबारा मणिपुर में तनाव बढ़ गया है। आपको बता दें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जांच टीम का नेतृत्व करेंगे, लेकिन फिलहाल राज्य के हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। मणिपुर में हुए जातीय संघर्ष के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए भी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे ब्लॉक होने के चलते सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। यहाँ लोगों को पेट्रोल बहुत ही महंगे दामों पर मिल रहा है और दवाओं की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। प्याज, चावल, अंडे, रिफाइंड से लेकर सभी जरूरत की चीजें महंगे दामों में मिल रही हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुए जातीय संघर्ष ने लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अब तक इस टकराव में 98 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मणिपुर को लेकर सरकार के दावे भी फेल होते दिख रहे हैं। मणिपुर को लेकर सरकार के दावे फिर फेल हो गए हैं। इधर राजस्थान की सत्ता में वापसी के दावे कर रही बीजेपी भी फेल नजर आ रही है।
सीएम अशोक गहलोत राज्य में लगातार जनता से जुड़ी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इन योजनाओं से जनता राहत महसूस कर रही है। तो अब गहलोत के किस कदम से बढ़ रही हैं बीजेपी की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। राजस्थान में उज्ज्वला और बीपीएल रसोई गैस कनेक्शन धारियों को आज से इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का फायदा मिलना शुरू हो गया। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की योजना के तहत लाभार्थियों को आज रसोई गैस की सब्सिडी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। सभी जिलों में करीब 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में आज 1 लाख सब्सिडी ट्रांसफर की गई, जो करीब 60 करोड़ रुपए रही। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के आरआईसी सेंटर से इसकी शुरुआत की। इस दौरान अशोक गहलोत ने लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि टेलीफोन वाली स्कीम चिप के कारण लेट हो गई। जल्द ही हम 40-40 लाख के लॉट में भी इसको बांटेंगे। कांग्रेस का अगला मैनिफेस्टो जो बनेगा वो विधवा महिलाओं, SC/ST और गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनेगा। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का काम हमेशा हमारी योजनाओं को बंद करना रहा है। हमने सिलेंडर सस्ता करके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को ही प्रमोट किया है। हमने कभी बीजेपी की योजनाओं को बंद करने का काम नहीं किया। उन्होंने रिफाइनरी का काम बंद करके प्रदेश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये स्कीम चुनाव के लिए नहीं है, हमेशा रहेगी। हमारी सोच लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना है, जो विदेशों में होता है। भारत सरकार एक ऐसा कानून पास करे जिससे लोगों को जीवन जीने लायक पेंशन मिले, वो चाहे 2000 हो या 3000। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते। राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस ने फिर से वापसी की तैयारी कर ली है। इधर 2024 को लेकर विपक्ष को मजबूत करने की तैयारी सीएम नीतीश ने कर ली है। पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल टल गई है। खबरों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के बैठक में शामिल ना होना इसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। तो कब हो सकती है विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की कोशिश चल रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। 1.5 दर्जन से ज्यादा दलों ने नीतीश के न्योते को स्वीकार कर लिया था। तारीख, जगह सब कुछ तय हो गया था। पटना में 12 जून को विपक्षी नेताओं के रुकने से लेकर बैठक की जगह का इंतजाम हो चुका था, लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने बैठक को स्थगित करने का ऐलान कर दिया। अब नीतीश ने इसे लेकर साफ कर दिया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। नीतीश ने कहा था कि बैठक में सभी पार्टियों के प्रमुखों को शामिल होना चाहिए, लेकिन 12 जून की तारीख को लेकर कांग्रेस को समस्या दिख रही थी। हमने कांग्रेस अध्यक्ष से कहा है कि आप आपस में बात कर तय कर लीजिए, उसके बाद जो भी तारीख तय होगी उस दिन बैठक होगी। दरअसल राहुल गांधी विदेश दौरे पर होने के चलते 12 जून को होने वाली बैठक में नहीं पहुंच पा रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के भी 12 जून को कई कार्यक्रम थे। नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस के साथ बातचीत कर बैठक की नई तारीख पर विचार शुरू कर दिया है, ताकि वो भी इसमें भागीदारी कर सकें। वैसे दावा किया जा रहा है कि अब ये बैठक 23 जून को हो सकती है। आपको बता दें कि नीतीश ने हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार सहित कई दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की है। और बुलेटिन के आखिर में बात कांग्रेस की जीत के दावे की। मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेगी। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल के दावे पर अपनी मोहर लगाई है। इस बीच अलग अलग एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं जो बीजेपी की शिवराज सरकार के होश उड़ा रहे हैं। तो क्या है सर्वे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 3-4 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। राज्य में 2003 से ही बीजेपी की सरकार है। 2018 में जरूर 5 महीने के लिए कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। अब एक बार फिर चुनाव करीब है, तो तमाम एजेंसियों के सर्वे सामने आ रही हैं, जो बीजेपी की नींद उड़ा रही हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर स्मॉल बॉक्स इंडिया ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 230 सीट वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 124 से 125 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी 70 से 80 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि एक अन्य के खाते में 12 से 15 सीटें जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सर्वे के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली है। कमलनाथ 4 निजी एजेंसियों से अलग अलग सर्वे करा रही है और इन एजेंसियों के सर्वे में भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 160 से 174 सीटों पर जीत तय मान रही है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने भी इसी रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि कांग्रेस
174 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटें मिल पाई थी। गौरतलब है कि आने वाले समय में सत्ता पर कौन काबिज होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन अगर ओपिनियन पोल की बात सच साबित होती है तो बीजेपी के लिए 2024 में सत्ता में बने रहने के रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।